सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम आगे अपना कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर द न्यूट्रिशन प्लांट। तो लास्ट क्लास हमने क्या पॉइंट्स कवर किए थे, एक बार फटाफट उसे देख लेते हैं। हमने देखा था फर्स्ट क्लास से टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फिर फोटोसिंथेसिस पढ़ा, फिर प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स कैसे करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि हाउ प्लांट्स ऑब्टेन द मिनरल नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की हमने बड़ी सी स्टोरी भी पढ़ी थी। तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे आज का चैप्टर। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा इंट्रोडक्शन टू सेल और हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। सेल का मतलब तुम लोग जानते हो, नॉर्मल इंट्रोडक्शन का सेल हम अभी आगे पढ़ेंगे, और न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश यानी कि दोबारा उन्हें कैसे जागृत किया जाता है हम ये देखेंगे न्यूट्रिएंट्स को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल। सो सेल एक छोटी इकाई होती है। सेल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट बाय विच एन ऑर्गेनिज्म इज मेड। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर हम सेल एक कॉमन वर्ड लें तो हम सेल को क्या कहते हैं, यानी कि एकदम छोटा से छोटा पार्ट जो होता है। मान लो हम एक ब्रिक देखते हैं, एक बिल्डिंग देखते हैं। बिल्डिंग किससे बनी होती है? ईंटों से बनी होती है, ब्रिक्स से बनी होती है। तो जो बिल्डिंग का सबसे छोटी इकाई होगी वो होगी ब्रिक्स। उसी तरीके से जैसे हमारी जो बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म जो बना होता है पूरा, तो उसके पूरे बॉडी में जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे सेल से बनाए जाते हैं। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप। सेल्स बहुत छोटे होते हैं। अगर हम इतनी बड़ी बिल्डिंग में ईंटों को कह रहे हैं सेल्स, तो अगर हम अपनी बॉडी की सबसे छोटी इकाई को सेल्स कहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारी आंखों से नहीं देखा जा सकता डायरेक्टली। उसे देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ये चीज माइक्रोस्कोप शायद आपने देखा नहीं हो, कभी लैब में होगा तो जरूर देखिएगा माइक्रोस्कोप। ऐसे तो हर जगह ही होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए बिल्कुल सिमिलरली जैसे हमने बात की थी बिल्डिंग की अभी, तो बिल्डिंग में ब्रिक्स होते हैं, उनको हम सेल्स कहते हैं, बिल्डिंग के सेल्स कहते हैं। उसी तरीके से जैसे हमारा बॉडी होती है, ऑर्गेनिज्म में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई जो होती है उसे सेल्स कहते हैं। तो लाइक बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स, ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। आई होप इट इज क्लियर। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जिसमें हम पढ़ेंगे थ्री बेसिक पार्ट्स ऑफ सेल्स क्या क्या होते हैं। हर चीज का अब छोटी इकाई, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें पार्ट्स नहीं होंगे, उसका भी अपना बड़ा सा पार्ट होता है। सेल हमें देखने में छोटे लगता है पर सेल के खुद के लिए उसके पास काफी पार्ट्स होते हैं। तो एकदम बेसिक पार्ट्स जो होते हैं सेल के, जो हर सेल के पास होने चाहिए, वो होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो उसके सेंटर में होता है, एकदम एग्जैक्टली नहीं सेंटर में होता है, न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसको हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसका पढ़ेंगे। न्यूक्लियस एक राउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल होता है। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है एकदम। जेली तो तुमने सबने देखा ही होगा, हाफ सेमी सॉलिड होता है, आधा पानी जैसा होता है आधा सॉलिड जैसा होता है, तो चिपचिपा सा रहता है जेली। तो उसी की तरह ही साइटोप्लाज्म होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। और सेल मेम्ब्रेन आउटर थिन कवरिंग होती है, यानी कि जो सबसे पतली सी आउटर जो लेयर दिख रही है आपको इसमें साइड में देखिए बॉर्डर लाइन से, उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर होता है जेली लाइक सब्सटेंस जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के सराउंड करता है कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म होता है। और क्लियरिटी के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें आपको एकदम छोटा सा सेल में दिखाया गया सेल मेम्ब्रेन। इसमें और क्लियर आप दिख रहा है कि सेल मेम्ब्रेन वो आउटर लाइन जो होती है न्यूक्लियस सेंटर में, और साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, ये बेसिक पार्ट ऑफ सेल है जो किसी भी नॉर्मल सेल में जरूर होने होते हैं। तो अब इनकी थोड़ी फंक्शनिंग हम पढ़ते हैं डीप में। सेल मेम्ब्रेन, ये इसेंशियल पार्ट्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन यानी कि आउटर थिन कवरिंग ऑफ द सेल। ये भी मैंने बताया आपको कि जो आउटर बाउंड्री होती है पतली सी होती है उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, यानी कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होगी वो सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर होगी। सेल मेम्ब्रेन इसीलिए सबसे आउटर थिंग होता है। और न्यूक्लियस द राउंड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस एकदम कंट्रोल हेड होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल है, जो कि राउंड राउंड होता है और ये साइटोप्लाज्म से सराउंडेड है। यानी कि एक सेल में सबसे पहले होता है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर होता है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के बाहर होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एकदम आउटर बाउंड्री है। अब सेल भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी हमने हर चीज की बात की, ह्यूमन प्लांट्स, तो सेल में भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है एनिमल सेल और एक होता है प्लांट सेल। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब देखेंगे हम कौन कौन से ये सेल्स दिखते कैसे हैं। तो ये देखो स्क्रीन पे आपको दो सेल्स दिख रहे हैं, एक होता है एकदम काइंड ऑफ सर्कल, हम एकदम सर्कल नहीं बोलेंगे, बस कुछ सर्कल टाइप में दिख रहा है, एक आपको रेक्टेंगल में दिख रहा है। तो जो रेक्टेंगल वाला होता है वो होता है प्लांट सेल, और जो सर्कल काइंड दिख रहा है वो होता है एनिमल सेल। अब जैसे कि हमने पहले ही बात की है कि कुछ इसेंशियल पार्ट्स होते हैं सेल के, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तो इसमें भी हम उतनी ही बात करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है। उसके बाद मैं आप लोगों को जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी बता दूंगी, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एडिशनल पार्ट्स होते हैं सेल के। सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं जो इसमें भी है। पहले एनिमल सेल की बात करते हैं। आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है सर्कल में, बड़े से सर्कल में ब्लैक डॉट, उसे कहते हैं न्यूक्लियस, यानी कि जो तो कंट्रोल हेड था, जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का। उसके बाद एनिमल सेल तो बहुत ही सिंपल दिख रहा है, कुछ ज्यादा उसमें है भी नहीं, छोटा सा गोला बड़ा सा गोला, बात खत्म। तो उसमें बीच में आप साइटोप्लाज्म क्लियरली देख सकते हो, क्लियरली उसे मेंशन भी कर सकते हो, क्योंकि वो देखने में भी ज्यादा घिसा पिटा तो है नहीं। फिर आउटर लाइन देख रहे हैं हम, सेल मेम्ब्रेन है। सिमिलरली हम प्लांट सेल में देखते हैं, जहाँ पे ग्रीन ग्रीन डॉट्स होते हैं, इसको इग्नोर कर दो। ये बड़े वाले सर्कल जो इसमें ब्लैक के अलावा भी जो बड़ा सा पार्ट है, इसको भी इग्नोर कर दो, सिर्फ ब्लैक देखो जो हमारा न्यूक्लियस। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो हम सिर्फ न्यूक्लियस देखेंगे, साइटोप्लाज्म देखेंगे और सेल मेम्ब्रेन देखेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग है, ऑरेंज कलर की बाउंड्री है, वो होता है सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म जो ग्रेश कलर का पीछे दिखाया गया सेमी सॉलिड जेली लाइक स्ट्रक्चर, वो है साइटोप्लाज्म, और ब्लैक कलर का न्यूक्लियस है। तो दोनों सेल में ये जान के रखो कि सेल प्लांट सेल ऐसा होता है और एनिमल सेल इस तरीके का दिखता है। हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड में दोनों में हम दो तरीके के सेल्स देख रहे हैं, इनमें अच्छे से देख लो, तीन बेसिक पार्ट बहुत ही क्लियर है। अगर अब हम बात करते हैं एडिशनल पार्ट्स इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में देख रहे हो उसी में ज्यादा और लेबलिंग है, दैट साइड, इस साइड कुछ और सारी लेबलिंग है, पर एनिमल सेल में सिर्फ तीन ही लेबलिंग आपको दिखाई गई है। तो अब प्लांट सेल के ये कुछ एडिशनल पार्ट्स हम बस देख लेते हैं, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल है और सेल वॉल है। यानी कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बाद भी एक सेल वॉल, हम दीवार नॉर्मल कह सकते हैं, जो सबसे ऊपर आउटर कवरिंग, सबसे ऊपर वाली कवरिंग है, उसे सेल वॉल कहे हैं। जो वैक्यूल यानी कि जो बड़ा सा सर्कल है, वैक्यूल है यानी इसका कोई ना कोई वर्क जरूर होगा। तो वैक्यूल का वर्क यहाँ ये होता है कि ये खाना स्टोर करता है। इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है वैक्यूल के बारे में, इसे सीधे जान लो कि दिस स्टोर फूड। और क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, यही होता है क्लोरोप्लास्ट जो हमने बात की थी, जो ये ग्रीन पिगमेंट इसमें स्टोर होता है क्लोरोफिल के। तो ये एडिशनल पार्ट्स है, हमारे चैप्टर में उतने ज्यादा नहीं है, 7th क्लास के लिए हमें बस नॉर्मल जानना है। तो एडिशनल पार्ट्स हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं अब हम कि, पहले आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूं एकदम क्लियरली एडिशनल पार्ट्स है कौन कौन से। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और लार्ज वैक्यूल, ये तीन है हमारे एडिशनल पार्ट्स ऑफ द सेल, यानी कि जो एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा नहीं कहेंगे, पार्ट्स तो हैं ही, बट एडिशनल है, हमारे अभी तक नीडेड नहीं है। आगे चलते हैं हम, मेन न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द प्लांट। तो न्यूट्रिएंट्स हम फिर आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स पे, क्योंकि हमारा चैप्टर ही न्यूट्रिशन है, तो हमें न्यूट्रिएंट्स तो बार बार पढ़ना होगा। अब क्या क्या मेन न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट में नीडेड होते हैं, हमें वो पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। हमने लास्ट क्लास में ये बहुत लंबी सी कहानी पढ़ी थी नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फास्फोरस, पोटेशियम, अब हमें नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत थी पढ़ने की, इसलिए हम नाइट्रोजन की हमने लंबे से स्टोरी पढ़ा दी थी। फास्फोरस पोटेशियम में जाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कि इतना डीप में नहीं पढ़ेंगे कि कैसे कैसे आता है। तो सिंपली जान लो ये तीनों चीज हमें मिलता है कहाँ से, वॉट, जैसे कि हम सॉइल से वाटर लेते हैं, हमने पढ़ाई था कि प्लांट्स सॉइल से वाटर कैसे लेता है, रूट्स के द्वारा एब्जॉर्व करता है। उसी प्रकार से, क्योंकि ये तीनों चीजें सॉइल में होती हैं, तो अलोंग विद द वाटर, जब हम वाटर को एब्जॉर्व करते हैं रूट से, सॉइल रूट्स के द्वारा सॉइल से, तो उसी के साथ साथ हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भी आता है हमारे प्लांट के अंदर, जो उनके न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करता है। आई होप कि नाइट्रोजन का आपको क्लियर है, दोबारा बताना नहीं पड़ेगा। अगर फिर भी तो मैं एक थोड़ा सा झलक दे रही हूँ कि नाइट्रोजन कैसे करते हैं ऑब्टेन। एक तो था बैक्टीरिया राइजोबियम, जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता था और प्लांट को दे देता है, जो कि हमारे
लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स में बैठा रहता है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये क्लियर है कि राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में बैठकर प्लांट्स को दे देता है, जो कि डायरेक्टली चेंज कर लेता है उसको नाइट्रोजन को और प्लांट्स को देता है। दूसरा था हमारा लाइटनिंग प्रोसेस, क्योंकि नाइट्रोजन होता तो गैस फॉर्म में है, पर हमारे प्लांट्स उसे सॉल्युबल फॉर्म में कर अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो उसके लिए नाइट्रोजन को तोड़ा जाता था, फिर उसको नाइट्रिक एसिड नाइट्रेट सब कुछ चेंज करके तब जाके वो प्लांट वाटर के साथ प्लांट्स उसे लेते थे अंदर। तो यानी कि हमने अभी तक पढ़ा था कि नाइट्रोजन एक राइजोबियम से और दूसरा लाइटनिंग के प्रोसेस से भी हेल्प होता था, हमें न्यूट्रिएंट मतलब नाइट्रोजन मिल जाता था। तो यहाँ तक थी हमारा प्लांट के सेल, जो हमने कॉमन इंट्रोडक्शन अपने सेल के लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मेन जो न्यूट्रिएंट्स, हमने ये भी पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ेंगे कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सबसे पहले देखो, जब क्रॉप्स बार बार एक ही जगह हम कोई चीज, मान लो तुम क्रॉप्स हटाओ, तुम बार बार खाना खाते रहो अपने किचन से, बार बार खाना खाते रहो, तो खाना तो खत्म ही होना है एक दिन। एक दिन क्या, उसी दिन खत्म हो जाएगा, जितना हमारे एक अल्टीमेट लिमिटेड सोर्स होता है कि हम इतना ही खाना खाते हैं। आज के दिन हमने चावल दाल रोटी सब्जी बनाई है, गिन के बनाया है, जितने लोग घर में खाते हैं उतना ही बनता है। अगर हम एक ही बंदा बार बार खाएगा तो खाना खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एक क्रॉप या फिर क्रॉप्स अगर एक ही फील्ड में, एक ही खेत में तुम बार बार एक क्रॉप उगा, उसको काटा, फसल उसकी हुई, दोबारा तुरंत लगा दिया, कंटिन्यूस लगाते जाओगे, तो जो सॉइल का न्यूट्रिएंट है, यानी कि सॉइल हमारा जितना उपजाऊ है उसका न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपने जो फसल लगाई थी उसने सॉइल का न्यूट्रिएंट्स लिया, फिर अभी वो फसल कटी ही थी, उसको दोबारा खेत को मौका नहीं मिला अपने आप को रिप्लेनिश करने का, कि आपने दूसरा लगा दिया, तो उसको भी न्यूट्रिएंट चाहिए होगा, उस प्लांट्स को भी, वो भी ले लेते हैं। तो ऐसे अगर आप सेम टाइम पे लगाते रहोगे अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो क्या होता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, घट जाते हैं, डिक्रीज मतलब घट जाते हैं। तो बात आती है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड। तो इस स्लाइड में आपको दिख रहा है कि हम न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश कर सकते हैं सॉइल में। तो सबके घर पे ये चीज तो होता होगा, हम तो नॉर्मल विलेज में है तो हमें पता ही है कि सबसे पहले हमने देखा है कि हर खेती के बाद हमारे यहाँ मैन्योर यानी फर्टिलाइजर छिड़क, दवा कहते हैं, हम घर में नॉर्मली कहते हैं कि दवा छिड़क दो खेत में। तो मैन्योर होता है जो कि हम खुद से भी बना लेते हैं। ये हमारे खेत में कभी आपने देखा है गोबर को भी चेंज किया जाता है, ये जो मैं कॉमन बता रही हूँ जो आपको घर में होता होगा। तो गोबर का भी एक बड़ा सा घूरा सा बना देते हैं उससे, फिर वो कुछ दिनों में चेंज हो जाता है और वो डिफरेंट काइंड ऑफ मिट्टी बन जाती है जो हम खेतों में डाल देते हैं, उससे भी न्यूट्रिएंट होता है हमारा, रेप्लेनिश हो जाता है। और सेकेंडली तो हम दवाई छिड़कते हैं, कहते हैं खेत में दवा छिड़कना है, खेत में दवा छिड़कना है। और तीसरी बात होती है कि बाय कल्टीवेटिंग लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट हमने ऑलरेडी बात की थी, जैसे कि पीस का प्लांट हो गया, बीन्स का प्लांट हो गया, ये जो हम डिफरेंट काइंड ऑफ पल्सेस खाते हैं इनका प्लांट्स हो गया। इसका इससे हम कैसे न्यूट्रिएंट रिप्लेनिश करते हैं, बात ये होती है। इससे हम ऐसे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश करते हैं कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसमें ही होता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया, हमने ऑलरेडी बात की थी। तो इनके रूट्स के जो नोड्यूल्स में बैठे होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि खुद से खाना नहीं बना पाता, तो वो बीन्स इन्हीं प्लांट्स की वजह, इनकी प्लांट्स उनको खाना देते हैं और ये बैक्टीरियाज उन्हें नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उनके पास कैपेसिटी होती है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट्स के अंदर डालने के लिए। तो इसलिए लेग्यूमिनस प्लांट्स की वजह से भी हम खेतों में जो हमारे सॉइल है उनको रिप्लेनिश कर सकते हैं। और बाय एडिंग मैन्योर तो बहुत ही कॉमन है, फर्स्ट पिक जो आपको देख रही है ये मैन्योर का ही है, जिसमें हम नॉर्मल खाद बनाते हैं अपने घर पे, अपने हाथों से खाद बनाते हैं और उसको खेतों में डालते हैं, जिससे कि खेत की मिट्टी उपजाऊ हो जाती है और हमारा फसल और अच्छी होती है। सेकंड पिक्चर में आपको दिखेगा ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिसमें हम दवाओं का प्रयोग करते हैं। उसे आपने देखा कि वो दवा है इसलिए उसने मास्क भी लगा रखा है, उसमें ग्लव्स भी पहन रखा है। तो इसलिए फर्टिलाइजर जब हम यूज करते हो तो हमेशा अपने आप को, नोज को कवर करते हैं। कभी देखा हो आपके घर में किसी ने किया होगा दवा छिड़काव, तो नोज को कवर करते हैं, हाथ को कवर करके रखते हैं, पैरों को कवर करके रखते हैं, फिर दवा का छिड़काव करते हैं। इससे भी हमारे सॉइल को रिप्लेनिश किया जाता है। और तीसरी होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो कि हम अक्सर किसी फसल होने के बाद हम कुछ दिनों के लिए सॉइल को रेप्लेनिश करने के लिए वहां लगा देते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स की खेती कर देते हैं। जैसे इसमें मटर बो देते हैं, बीन्स बो देते हैं, जिससे कि वो हमारे लाभदायक भी होते हैं, क्योंकि हमें मटर वटर प्रोवाइड हो जाएगा और हमारा सॉइल भी रेप्लेनिश हो जाएगा।
तो हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो ये एक प्रोसेस, एक फ्लो चार्ट सा दिखाया गया है जिसमें आपको लेग्यूमिनस प्लांट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, हम ये भी तो काफी देर से बात करें, फिर भी इस फ्लो चार्ट की हेल्प से मैं आपको और अच्छे से पढ़ा देती हूँ। कि देखो, सबसे पहले बहुत ही सिंपली तरीके से बताया गया है, इसमें इसमें एक और प्रोसेस ऐड किया गया है, वो है डीकम्पोजिशन का। तो उसको हम लास्ट में बात करेंगे, पहले हमने राइजोबियम का सबसे पहले बात की थी, इसलिए हम सबसे पहले राइजोबियम की बात करेंगे। तो राइजोबियम कहाँ रहता है, हमने बात की थी लेग्यूमिनस प्लांट्स में, यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट, बीन्स प्लांट, ये सब जो प्लांट्स होते हैं इनके रूट नोड्यूल्स में होता है राइजोबियम। राइजोबियम हेल्प लेता है, वो खुद से खाना नहीं बना पाता, इसलिए वो इन प्लांट्स की मदद से खाना खाते हैं, और बदले में इन प्लांट्स को क्या देता है, नाइट्रोजन, उनके न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। तो राइजोबियम उनकी नोड्यूल्स में बैठा होता है, और जब वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेता है, उसे कन्वर्ट करता है नाइट्रेट्स में और प्लांट्स को देता है, जिसको प्लांट्स, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और प्लांट्स उसे यूज कर सकते हैं अपने फूड बनाने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, उनके न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। ये तो फर्स्ट प्रोसेस है नाइट्रोज राइजोबियम वाला। अगर हम सेकंड प्रोसेस बात करते हैं, तो हम लाइटनिंग, हमने लास्ट टाइम ये बात की थी, हम उस वे में भी कर सकते हैं, क्योंकि लाइटनिंग प्रोसेस से जो एयर में हमारा नाइट्रोजन होता है उसका वो स्प्लिट हो जाता है, उसके साथ ऑक्सीजन मिल जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब जैसे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन ही गया है, तो वो अब बादल बादल करके थे, बादल अगर गरजे थे, यानी कि पानी तो बरसना ही है, तो वो बूंदों के साथ जैसे मिलता है तो नाइट्रिक एसिड बन जाता है। अब बूंदों के साथ मिला है तो वो ग्राउंड पे गिरता है, जब ग्राउंड पे गिरता है तो वो नाइट्रेट्स में चेंज होता है, और अलोंग विद वाटर, वाटर के साथ हम, हमारे प्लांट्स रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं उस नाइट्रोजन को, जो कि सॉल्युबल फॉर्म में होता है, और फिर अपने ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। ये था हमारा सेकेंड प्रोसेस। अब थर्ड प्रोसेस बात करते हैं, डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन प्रोसेस में होता है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, डिकम्पोजिशन पहले देखो नॉर्मली कि जो हर जगह आप झाड़ू वाड़ू लगा देते हो, जहाँ पत्ते गिरते हैं आपके घर के बाहर, तो आपने झाड़ू लगा दिया तो साफ हो गया। पर ऐसी बहुत जगह होते हैं जहाँ पे कोई झाड़ू लगाने जाएगा नहीं, ऑब्वियसली, जो जंगल वंगल होते हैं, जो ऐसी जगह जहाँ पे रहन सहन नहीं होता किसी का, वहां पे भी पत्ते गिरते हैं। तो वो पत्ते जाते कहाँ है, कुछ दिन में देखोगे पत्ते गिरे हैं, वो मुरझा जाएंगे, एकदम ग्रीन से येलो टर्न हो जाएंगे, येलो से एकदम ब्राउनिश टर्न हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे वो मिट्टी के जैसे ही बन जाएंगे, धीरे धीरे वो चेंज हो जाएंगे। तो वो क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि उनका एक तरह से ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये कौन करता है, हमारे सॉइल में काफी तरीके के कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं हमारे सॉइल में होता है, तो जब अगर पत्तियां गिरती हैं, हमने कोई केले के छिलके वगैरह फेंक वेक देते हैं, तो ये चीजें कुछ ऐसे होती है, ऑर्गेनिक चीज कुछ ऐसी होती हैं कि जो कि डिकम्पोज किए जा सकते हैं बैक्टीरियाज के द्वारा, जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो इन इन मैटर्स पे रिएक्ट करते हैं, इन मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं, और तब इसको चेंज कर देते हैं मैन्योर में। जैसे कि हमने मैन्योर हमने नॉर्मल लिया था कि काउ डंग हो जाएगा, यानी कि गाय का गोबर, उसको भी हम चेंज करते हैं मैन्योर में, उसी तरीके से मिट्टी बन जाता है जब वो, उसी तरीके से ये भी मिट्टी का रूप ले लेता है। और अगर डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, तो ये जब इसकी जो मिट्टी बनती है डिकम्पोज होने के बाद, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, जो कि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है। तो विद दीज थ्री प्रोसेसेस, यानी कि राइजोबियम जो कि मेन है, डिकम्पोजिशन जो कि सेकंड मेन है, और थर्ड हम लाइटनिंग अपने से ले सकते हैं, बिकॉज वो भी किसी ना किसी तरीके से हमें हेल्प करता है नाइट्रोजन प्रोवाइड करने में। तो यहाँ तक थी हमने बात की थी कि कैसे हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है, इंट्रोडक्शन हमने सेल भी लिया था। तो विद दिस हमने मोस्ट ऑफ हाफ ऑफ द चैप्टर से भी ज्यादा चैप्टर कवर कर लिया, चैप्टर के पॉइंट्स कवर कर लिए। अब हम सिर्फ आगे पढ़ेंगे कि और कितने प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड होते हैं प्लांट्स में ही, एनिमल्स में, और कितने प्रकार के न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं। क्योंकि अब तक तो हमने बहुत ही एकदम क्लियरली यहाँ तक सारा कर लिया, मेनली हमारा था कि न्यूट्रिशन कैसे करते हैं ये। तो हमने तीन टॉपिक, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार चीजें रिपीट की हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया तो बहुत ही बार रिपीट हो गया है, लाइटनिंग बहुत ही बार रिपीट हो गया है, डिकम्पोजिशन थोड़ा न्यू था बट इतना हार्ड नहीं था। तो विद दिस
आज की क्लास के हम यहीं पे एंड करेंगे, बिकॉज आज का हमारा जितना टॉपिक था सारा हो गया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। हेलो दी। हाँ, दी मुझे डिकम्पोजिट नहीं समझ में आया। ओके गुड। चलो फिर से देखते हैं एक बार डिकम्पोजिशन कैसे होता है। तो डिकम्पोजिशन, इस वर्ड का मतलब हम एकदम सिंपली लें अगर, तो इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जब ब्रेक डाउन यानी कि हम नॉर्मल बात करते हैं, एक चीज लेते हैं कि हमारी जो पत्तियां होती हैं वो गिरी, पहले ग्रीन ग्रीन थी, वो डेड हो गए कुछ दिनों में, तो वो उनका कलर चेंज हो गया येलो में, फिर वो ब्राउन हो गई, धीरे धीरे वहीं पड़े पड़े उनको जब जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरियाज या इंसेक्ट्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, वो लोग इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं, इन डेड लीव्स को डिकम्पोज कर देते हैं। जब ब्रेक डाउन कर देते हैं तो ये चेंज हो जाता है मैन्यूर में, जो कि हम यूज करते हैं। ये ऑटोमेटिक होता है, ये वेरी नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई खुद से नहीं कराता डिकम्पोजिशन प्रोसेस कि हम जाकर कहें कि बैक्टीरिया भाई आप कर दीजिए प्लीज डिकम्पोज, ऐसा कुछ नहीं होता। ये नेचुरली प्रोसेस है, एकदम से अपने आप हो जाता है सब कुछ अपने आप। ये हमारी मिट्टी में मिट्टी की तरह मिलकर उसे रिप्लेनिश कर देते हैं। तो जब डिकम्पोज कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है ये बैक्टीरियाज, तो अब ये डेड लीव्स जो थी वो चेंज हो जाता है मैन्यूर में, और वही मैन्यूर फिर आसपास के जितने भी पौधे होते हैं उनको हेल्प करता है नाइट्रोजन गेन करने में। आई होप आप क्लियर है। यस दी। ओके, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन करेंगे, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद हमारे चैप्टर एंड हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू दी। वेलकम।